क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, देखिए आपका जो एकदम असली ओरिजिनल पेपर है 1 अप्रैल का वो आ चुका है। कुछ इस तरह का पेपर रहेगा आपका, ठीक है। पहले प्रश्न से पढ़ेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी ने के काव्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रीयता और देश प्रेम। ग्राम श्री कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। रसात्मक वाक्यम काव्यों, इसकी परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया था? महात्मा गांधी को दिया था, ठीक है। ये इतना हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होता है? ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, इसके जगह मेरे संग की औरतें, सोना का घड़ा यदि शराब से भरा हो ना तो सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे, भले वो सुनना का हो, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। चरण सरोज पकारन लाका में रूपक अलंकार है। यहाँ पर देखिए कहानी आ जाएगा, विदेशी आ जाएगा, मृदुला घर गाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये जोड़िए, बढ़िया सा आप तो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, बढ़िया से मेहनत कर लीजिएगा। ये है एक वाक्य में उत्तर। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। यहाँ से दूसरा हो गया, ये देखिए विभाव कहानी के कितने तत्व माने गए? 6 है, ठीक है। मनोयोग का संधि विच्छेद करोगे तो मना धन योग और विसर्ग संधि इसमें, ठीक है। अंधकार का तद्भव अंधेरा। और ये जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेनू ने, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये आपका सत्य और असत्य है। पहला सत्य, दूसरा राइट रहेगा, तीसरा राइट है, चौथा और पांचवा गलत है, बाकी छठा भी एकदम सत्य है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देख लीजिएगा। पूरा साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति काल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ। यानी ये जो महान विभूतियाँ इनका जन्म हुआ था, इन्होंने इनकी जो अमृतवाणी से जन सामान्य को अभूतपूर्व शांति तथा सुख का अनुभव हुआ, ठीक है। और अनुभव हुआ, इस काल को साहित्य अनुपम एवं आदर्श है। यहाँ जो काल है ये साहित्य का अनुपम और आदर्श युग है। वहाँ युग वास्तव में स्वर्ण युग के साहित्य से पूर्ण हुआ, ठीक है। एक तरीका तो ये लिखने का है। यदि आप दूसरे तरीके से भी लिखना भी चाहोगे तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता दूं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में बड़े बड़े हमें धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अनेक इस काल में महान विभूतियाँ का जन्म हुआ, जैसे कबीरदास, सूरदास, मीराबाई। इनकी जो रचनाएं हैं आज भी जनजीवन, ठीक है, के लिए एक प्रेरणा मात्र है, ठीक है, प्रेरणा का स्रोत है बस। अतः भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। चलिए थोड़ा सा रिवीज कर लीजिएगा पीछे बढ़ाकर और फिर से सुन लीजिएगा। ये भी लिख सकते हो या ये लिख देना, ठीक है, जो लगे उचित। यानी कि आपको अच्छे से घबराना नहीं है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप 9th में पहली बार हो, यहाँ पर हर साल पढ़ाते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सिंपल प्रश्न आएगा और यही पेपर आने वाला है, ठीक है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं नंबर 1 देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल, ईश्वर के प्रति अनास्था और शोषितों के प्रति सहानुभूति, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करूं तो यहां से देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपसे ही पूछूंगा मैं तो आप खुद ही बोलोगे कि उसके कर्म से होती है। व्यक्ति की जो श्रेष्ठता की जो परख है उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। यदि व्यक्ति उच्च कुल में पैदा है और नीचा काम करता है, नीच कार्य करता है, ठीक है, वहां लोगों को जो ऊपर प्रगति कर रहा है उन्हें उनके पैर खींच रहा है, दूसरों के छल कपट, ठीक है, मोह माया, ठीक है, इन सभी में भ्रमित है, तो जबकि वहां नीच लोग कहलाएंगे। जबकि साधारण कुल में व्यक्ति महान कार्य कर देगा तो वहां उसे भी महान कहेंगे। समझ में आ गया बात? कि व्यक्ति की जो श्रेष्ठता की परख है उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। यदि उच्च कुल में पैदा होकर भी कोई नीच कार्य करता है तो वह नीच कहलाएगा, जबकि साधारण कुल का व्यक्ति महान कार्य कर देगा तो उसे भी महान कहेंगे। इसी के अथवा में यहां से देखिए, कवयित्री लद्दाख का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है?